नमस्कार दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं यूनियन लेजिस्लेचर आईसीएसई बोर्ड का पार्ट 2 शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अब तक देख चुके थे कौन कौन सा लोकसभा स्पीकर तक देख चुके थे। लोकसभा स्पीकर की कुछ कंडीशंस देख चुके थे। उसके अंदर आते हैं, हम शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ स्पीकर। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ स्पीकर के साथ। ठीक है, तो इसमें अपन फर्स्ट देखते हैं। देखो, ही रिसीव्स ऑल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जितने भी एमपीज़ होते हैं लोकसभा के, वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर जो डॉक्यूमेंट आके सर्कुलेट करनी, लेटर्स एंड पिटीशन, जितनी पिटीशन रिसीव करनी, ये सारे काम कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर करते हैं। ठीक है, ही कम्युनिकेट द डिसीजन, जितना भी जो डिसीजन लेना है, जिस चीज़ के ऊपर डिस्कशंस हुई हैं, डिबेट्स हुई हैं, इन सारे के डिसीजन कौन लेते हैं? लोकसभा स्पीकर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं ही कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स एडमिशन ऑफ विजिटर, जितने विजिटर्स हैं बाहर से आ रहे हैं और जितने प्रेस के जितने लोग आ रहे हैं, उन सब के ऊपर जो रूल रेगुलेशन कंट्रोल करने वाले होते हैं, कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर होते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरा शुरू करते हैं। इसके अंदर डिसिप्लिनरी पावर्स, तो डिसिप्लिनरी पावर्स देखते हैं इसके अंदर। ही कैन सस्पेंड ए मेंबर्स इन केस ऑफ मिसकंडक्ट, अगर कोई भी, जितने भी एमपीज़ अगर बाय द वे उसके अंदर कोई भी अपना मिसबिहेवियर कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, तो उसे करते हैं, उनको उस जगह से सस्पेंड कर सकते हैं। दूसरा, एंड ऑल्सो एडजन द हाउस, और उसकी जितनी भी जो प्रोसीडिंग है हाउस की, उसको एडजन कर सकते हैं। ये भी पावर है उनके पास, स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है सेकेंड पॉइंट, ही कैन ऑल्सो एक्सपंज्ड मीन्स डिलीट एनी वर्ड्स फ्रॉम द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, अगर बाय द वे किसी भी एमपी ने कोई भी अगर वर्ड्स या कुछ भी अगर मिसयूज़ किया है, तो उनको जितनी भी लोकसभा की जितनी प्रोसीडिंग्स है उसमें से उन वर्ड्स को, उन चीज़ों को वो डिलीट कर सकते हैं। ये पावर्स उनके पास हैं। एक आता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ही हैज़ ए फाइनल से रिगार्डिंग ए केस और ए मैटर रिलेटिंग टू द बर्च ऑफ प्रिविलेज। अब क्या है कि जितने भी फाइनल डिसीजन लेने होते हैं किस चीज़ के ऊपर, कि अगर कोई भी, अगर लोकसभा के मेंबर्स की कोई भी प्रिविलेजेस को कोई ब्रेक हो रही है, तो फाइनल डिसीजन लेने वाले कौन होते हैं? फाइनल डिसीजन लेने वाले होते हैं लोकसभा स्पीकर। ए मेंबर स्टैंड डिसक्वालीफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ और नॉट, किसी को भी क्या करना है, उससे लॉ से निकालना है। कौन सा लॉ हो गया ये? एंटी डिफेक्शन लॉ। तो क्या करना है? उसे डिसक्वालीफाइड करना है, नहीं करना है, इन सब के बारे में कौन पता करते हैं या कौन बताते हैं? ये भी लोकसभा स्पीकर का ही वर्क है। ठीक है, तो ये लोकसभा स्पीकर के यहाँ तक वर्क हो गए। अब आते हैं हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के ऊपर, देखते हैं इनकी पावर्स की क्या करते हैं। ये देखो, ही अपॉइंट्स वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एंड चेयरमैन ऑल्सो, इन चेयरमैन्स को और जितनी भी कमिटीज़ बन रही हैं एंड चेयरमैन बन रहे हैं, इन सबको कौन बनाने वाला होता है? इनको बनाने वाले होते हैं लोकसभा स्पीकर। एंड ऑल्सो गाइड देम रिलेटिंग दियर वर्क एंड प्रोसीजर, जितने भी काम करने और प्रोसीजर जितना भी दे रखा है, कैसे कैसे होगा काम, इन सब के बारे में लोकसभा स्पीकर को वर्क होता है काम बताने का। नेक्स्ट, ही इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, ये काम की चीज़ है। ये क्या है? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। देखो, आपको एक पोस्ट यहाँ पे मिल रही है और यही आपको सेम मिलेगा किसके अंदर? राज्यसभा के अंदर। ठीक है, तो राज्यसभा के अंदर हम देखेंगे और इसको देखेंगे, दोनों के अंदर डिफरेंस है। पहले इसका बता दूँ कि ये क्या एक्स ऑफिसियो चेयरमैन किसके लिए है? ये कमेटी के लिए। ठीक है, किसके लिए? कमेटी के लिए। और भी कुछ कमिटीज़ हैं जिसमें नाम दे रखे हैं। एक तो हो गया हमारा रूल्स कमिटीज़ हो गई हैं, एक बिजनेस एडवाइजरी हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे? ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे। ठीक है, अब आते हैं मिसलिनियस पावर्स एंड फंक्शन। मिसलिनियस पावर्स देखते हैं, ही प्रेसिड्स ओवर जॉइंट मीटिंग, किस में बैठेंगे? ये जॉइंट मीटिंग, और बोले तो जॉइंट सिटिंग के अंदर। किस किस की? लोकसभा एंड राज्यसभा। एक तो ये पावर हो गई इनकी। सेकंड आती है कौन सा? कि ही नॉमिनेट्स मेंबर फ्रॉम फॉर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू वेरियस कंट्रीज़। क्या कर रहे हैं? कुछ डेलीगेट्स को क्या करते हैं? ये नॉमिनेट करते हैं। किनकी कंसल्टेशन पे? राज्यसभा की पे। ठीक है, राज्यसभा की कंसल्टेशन पे डेलीगेट्स और क्या किया रहा है? नॉमिनेट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट काम क्या करते हैं? देखो, ये नेक्स्ट काम इनका है, ही प्रेसिड्स ओवर, क्या कर रहे हैं? देखो, ही प्रेसिड्स ओवर कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज़ ऑफ इंडिया। क्या करते हैं? देखो, कि जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती हैं, किसके अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही हैं? लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अंदर जितनी भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेजिस्लेटिव बॉडीज़, जहाँ पे क्या होता है, इस उनकी सारी जितनी मीटिंग्स होंगी, उन मीटिंग्स के अंदर कौन बैठेंगे? उन कॉन्फ्रेंस के अंदर लोकसभा स्पीकर बैठते हैं। ठीक है, ये प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं।
चलिए अब आते हैं, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, राज्यसभा। अब तक हमारा लोकसभा कंप्लीट हो चुका है, आज आइए हम शुरू करते हैं बात किसकी, राज्यसभा की। चलिए हम देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में पहले अब देखते हैं कि इनके मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है। स्ट्रेंथ के लिए 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ, प्रेजेंट में कितनी है 245, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं 283 238 हमारे कहाँ से होती हैं, स्टेट से होती हैं। इनमें से 12 को क्या करते हैं, प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं। किन किन फील्ड से, देखो साइंस हो गया, इसके अंदर आर्ट्स हो गया, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज, इन सारे फील्ड से, स्पेसिफिक जितने भी फील्ड है उन फील्ड से क्या कर रहे हैं, अलग अलग जितने भी वेटर्न पीपल हैं उन सब क्या कर रहे हैं, उस जगह नॉमिनेट करते हैं। और प्रेजेंट में स्टेट्स में हमारे देखो, प्रेजेंट में देखो सीट्स देखिए कितनी आती हैं, ये 233, ठीक है। तो ये हमारा राज्यसभा का क्या हो गया, पूरा पूरा ये स्ट्रक्चर हो गया, कितने एमपीज़ और कितने होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं इसके इलेक्शन की बात करते हैं कि इनका इलेक्शन कैसे होता है। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो गई हमारी, स्टेट असेंबली। इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं कौन, एमएलएज, वो एमएलए कैसे इनको इलेक्ट करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, ठीक है। ये हमारे द्वारा चुने हुए जितने भी एमएलए हैं वो किनको चुनते हैं आगे जाके, राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है। अब बात करते हैं टेन्योर की। तो हम एक तो बात करते हैं इनके जो एमपी होते हैं उनका टेन्योर, दूसरा राज्यसभा का। चलिए पहले हमने जैसे लोकसभा में बात की थी, लोकसभा में इसे के कैसे कितना होता है 5 ईयर्स, राज्यसभा कितना होता है 6 ईयर्स इनके एमपीज़ का। दूसरा इस हाउस की बात करें तो कैसा हाउस है ये, परमानेंट हाउस, कैन नॉट बी डिजॉल्व। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोकसभा को कंपेयर करें, लोकसभा इस जगह डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम कितना होता है लोकसभा का, मैक्सिमम 5 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर क्या, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। हर कितने 2 साल बाद किसी 1/3 मेंबर्स क्या आते हैं, रिटायर हो जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे मान लेते हैं कि टोटल मेंबर्स कितने हैं 60, ये मेरी तरफ से एग्जांपल है। तो इनके कितना हो गया, इनके कितने 1/3 मेंबर्स कैसे होंगे, 1/3 को हम लेंगे तो कितना हो गया 20 मेंबर्स क्या होंगे, एवरी 2 ईयर्स में क्या हो जाएंगे, ये रिटायर हो जाएंगे। बाकी के जो 40 बचे इसके अंदर, 40 + 20 और नए चुन के आ जाएंगे, तो कितना हो गया हमारे फिर से 60 हो गए। अब ऐसे कुछ शुरुआत की, जैसे हमारी फर्स्ट बैच जो मान लेते हैं वो रिटायर हुआ था, ये फर्स्ट बैच वाले, फिर सेकंड बैच वाले 20 इसके अंदर रिटायर होंगे, फिर थर्ड बैच वाले होंगे। तो क्या होगा, एक इंसान अपने टाइम में 2 बार इलेक्शन देख पाएगा नॉर्मली। एक बार जिस टाइम वो खुद चुने जाएंगे, दूसरा 2 साल के बाद देखेंगे वो, तीसरा कब देखेंगे वो 4 साल के बाद, और उसके बाद फिर वो नॉर्मली उसका रिटायरमेंट का टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से एग्जांपल है बेसिकली, ठीक है। अब आते हैं हम लोकसभा के मेंबर्स जितने भी हैं उनकी क्या देख रहे हैं हमें, क्वालिफ़िकेशन आपको सेम मिलेंगी, कैसी जैसी हमारे लोकसभा के अंदर होती है। राज्यसभा के मेंबर्स की भी क्वालिफ़िकेशन सेम है। देखो एक तो देखो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा इसकी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे उसकी एज कितनी होनी चाहिए 30 ईयर्स, और लोकसभा के अंदर कितनी होती है 25 ईयर्स, बस ये थोड़ा डिफरेंस है। अब देखिए बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है इस जगह से कि नॉर्मली अगर बाय द वे किसी इंसान को क्या बनना है, एक पार्लियामेंट का मेंबर बनना है, तो पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी हो गई, तो अगर उसमें ऑप्शन में आपके 25 एंड 30 दोनों दे रखे तो आप कौन सा टिक करेंगे 25, ठीक है। मैंने बात की है किसकी, अपने पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा, इस जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे आता है, शुड नॉट बी ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, क्या उसके ऊपर क्या नहीं होना चाहिए कि कोई भी उसने ऑफेंस नहीं किया हो, ठीक है। अगर है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। 4th पॉइंट, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए उनके पास, कोई भी पोस्ट नहीं होनी चाहिए किसकी, प्रॉफिट की। आगे आते हैं, अगर है तो रिज़ाइन देना पड़ेगा। 5th पॉइंट, शुड होल्ड सच अदर क्वालिटीज़ एज मे बी स्पेसिफाइड बाय पार्लियामेंट, और ये टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें अपनी उस जगह पे यह करना पड़ेगा, उनको उन चीज़ों को क्वालिफाई करना पड़ेगा, उनको पजेस होना ज़रूरी है। आइए अब डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप, तो क्या है, जैसे हमने लोकसभा में सारी कंडीशन पढ़ी थी, आप फिर से बैक में जाइए मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर, वहाँ जाके आप इसे देख सकते हैं कि लोकसभा के मेंबर्स की क्या ये डिसक्वालिफिकेशंस के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। अब आते हैं हम प्रेसिडिंग ऑफिसर एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा।
राज्यसभा के हम प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की बात करते हैं, तो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स के अंदर कौन होते हैं, देखो इसके अंदर, इसमें आपको 2 पोस्ट मिलेंगी राज्यसभा के अंदर, एक तो चेयरमैन की पोस्ट मिलेगी, एक डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट मिलेंगी, आपको ऐसे करके 2 पोस्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट हो गया, इसके अंदर आते हैं हम, देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। देखो आपको एक वर्ड मिला, इस जगह क्या मिलेगा, एक्स ऑफिसियो। हमने लोकसभा के अंदर भी देखा था ये वर्ड्स एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, लेकिन वो किसके लिए था, पर्टिकुलर किसी कमेटी के लिए था, ठीक है। और यहाँ पे किसके लिए है, ये पूरी अपने हाउस के लिए, ठीक है ना। तो इस जगह हम क्या देख सकते हैं कि इस जगह क्या हो गया, ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, एमपी इलेक्ट्स इट्स डिप्टी चेयरमैन अमंग्स इट्स मेंबर्स। अब क्या होता है कि जितने भी वहाँ के जो एमपीज़ हैं, उस हाउस के जितने एमपी हैं, वो एमपी क्या करते हैं, अपने हाउस में से, देखो हाउस में से, उसी में से अपने बीच में से किसी एक को, मेंबर्स को क्या बनाते हैं, वो डिप्टी चेयरमैन बनाते हैं, ठीक है। मेनली डिप्टी चेयरमैन का वर्क आपको बताऊँ, जिस टाइम पे चेयरमैन नहीं होते हैं उस टाइम पे डिप्टी चेयरमैन पूरा चेयरमैन की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ड्यूटीज़ ऑफ द चेयरमैन एज क्या है, देखो सेम एज स्पीकर ऑफ लोकसभा, कि सारी मीटिंग्स को प्रेसिडिंग करना है, दूसरा क्या करना है कि वहाँ पे सारे कामों को संभालना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, देखो डिप्टी चेयरमैन एक्ट एज चेयरमैन इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन के एब्सेंस में क्या किसका काम करते हैं, चेयरमैन काम करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम इनके कुछ एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज के अंदर देखते हैं, देखो एडवांटेज ऑफ राज्यसभा, तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन राज्यसभा। ये आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा कि हम अगर लोकसभा और राज्यसभा को कंपेयर करें तो लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है राज्यसभा के देखते हुए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एडवांटेज है जहाँ पे क्या होते हैं, राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर होती है, तो वो देखते हैं कौन कौन से। देखो कि किसी भी अपने जैसे स्पेसिफिक फील्ड से, जो अपने हमारे यहाँ पे कुछ वेटर्न पीपल हैं, उनको क्या करना है कि मतलब उनको नॉमिनेट करना है, जैसे साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, लिटरेरी पर्सन, स्कॉलर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। कितने लोग करते हैं ये, 12, ठीक है ना। ये पहले भी आया था, मैंने आपको पहले बताया था, ये राज्यसभा के अंदर 12 हैं और लोकसभा के अंदर ये 2 हैं। 2 लोगों को लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स। अब देखिए इनका किस में रिप्रेजेंटेशन होता है, इसके अंदर स्टेट्स का होता है, कि क्यों, क्योंकि एमएलए ही इलेक्ट करते हैं किसको, एमपीज़ को। राज्यसभा के एमपीज़ को कौन इलेक्ट करते हैं, एमएलएज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, इट इज़ नेवर डिजॉल्व। तो कैसा हो गया ये, परमानेंट हाउस हो गया ये। अब किसके अंदर काम आता है, इसका मेन काम इमरजेंसी के टाइम पे। बाय द वे इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी के टाइम पे क्या है, जैसे मानते हैं राज्यसभा ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, क्या करते हैं, शोल्डर्स ऑल द, मतलब जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसकी, राज्यसभा की। राज्यसभा एक यूनियन लेजिस्लेचर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालेगा, राज्यसभा, अगर कोई भी इमरजेंसी की कंट्री के अंदर इम्पोज होती है तो, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, कैन डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। देखो आपको 3 लिस्ट पढ़ने को मिलेंगी आगे, मैं इस लेक्चर के अंदर ही आपको 3 लिस्ट के बारे में बताऊंगा, इस लेक्चर या फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कुछ 3-4 लिस्ट हैं, उसके अंदर आती है हमारी यूनियन लिस्ट आएगी, उसके अंदर स्टेट लिस्ट आएंगी, सॉरी स्टेट लिस्ट आएगी, उसके अंदर हमारी एक आएगी कंकरेंट लिस्ट आएगी, एक आएगी रेसिडरी सब्जेक्ट। इन सबको मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है, कि इनकी कौन कौन सी लिस्ट होती है, कितने कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन इनके ऊपर वर्क करता है, ठीक है ना। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। इसके अंदर हमारा कौन सा, कि जी क्या बोल रहा था मैं आपको, कि फोर्थ पॉइंट, कैन डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट टू बी सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। इसको रिकमेंड कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। ये जैसे इसके अंदर एग्जांपल होते हैं हमारा एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इस टाइप के जितने भी सिक्योरिटी, इनको नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बता सकता है। फिफ्थ आया, बाय 2/3 majority टू सेट अप ए न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे ICS, IAS, IRS, IFS, इन सारी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए रिकमेंड कौन करता है, राज्यसभा, ठीक है। 2/3 मेजोरिटी से बिल पास करते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, आगे आके रिकमेंड करते हैं। चलिए अब हम कुछ प्रिविलेजेस की बात करते हैं। ये प्रिविलेजेस भी कुछ थोड़े बहुत देखें तो हमारे लोकसभा के देखते हुए सेम है। देखो जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी भी टॉपिक को क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से ये शुरुआत कर सकते हैं, उस जगह उसे
ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, देखो एक और चीज़, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नो मेंबर कैन बी डिटेंशन इवन इफ एनी केस ऑफ क्रिमिनल नेचर इट कैन ओनली बी डन ऑन द कैन बी डन विद परमिशन ऑफ चेयरमैन। जब तक चेयरमैन परमिट नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, किसी को भी डिटेन नहीं कर सकते, किसी भी एमपी को डिटेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये कुछ इनके पास क्या है, प्रिविलेजेस हैं, स्पेसिफिक प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। अब आते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ पावर्स देखते हैं इसके अंदर। पहला आता है हमारा कौन सा, लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स को देखें तो लेजिस्लेटिव पावर में क्या करेंगे, ये लॉ मेकिंग बॉडी, तो लॉ बनाएंगे ये कोई ना कोई। देखो इसमें आता है फर्स्ट हमारा, देखो 97 सब्जेक्ट इसमें दे रखे हैं हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर दे रखे हैं, प्लस रेसिडरी सब्जेक्ट भी किसके पास होते हैं हमारे, किसके पास होंगे, यूनियन लेजिस्लेचर के पास, ठीक है, वही इस पे काम करती है। रेसिडरी सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट क्या हुआ कि मतलब हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जितने सब्जेक्ट्स आए वो सारे कहाँ गए, हमारे रेसिडरी सब्जेक्ट्स के अंदर। जैसे हमारे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम बताऊँ आपको, कंप्यूटर हो गया, आईटी हो गए, सारे बाद में आए, ठीक है ना। इन सेकंड आते हैं हमारा कौन सा, 61 सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे काम कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। तो ये इनके ऊपर भी कौन क्या करते हैं कि स्टेट लिस्ट काम करेगी। थर्ड आते हैं हमारे कौन से, 47 सब्जेक्ट्स ऑफ किसके, ये कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में कौन काम करेंगे, सेंटर प्लस स्टेट, ये दोनों मिलकर काम करते हैं इस पर, ठीक है। इन पे लॉ मेकिंग का काम कौन करेंगी, दोनों स्टेट मिल, दोनों गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगी। और क्या देखा है, ये काम क्या है, देखो ऑल ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी अप्रूव बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स फॉर आफ्टर इट्स सेशन हैज़ बिगन। कि जब भी सेशन शुरू हो जाए, सेशन के शुरू होने के 6 वीक के अंदर, 6 वीक्स बोले तो 42 डेज, इतने टाइम के अंदर क्या करना पड़ेगा उन्हें, उस बिल को उस जगह से पार्लियामेंट के हाउस से अप्रूव कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा वो। अब आते हैं दूसरी कंडीशन, इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। कि वो पार्लियामेंट से अप्रूव होना बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट की अगर बात कर रहे हैं अगर हम, तो इसके अंदर हमारे लोकसभा राज्यसभा दोनों हो गए, ठीक है ना। आइए चलिए यहाँ तक हो गया हमारा। आगे नेक्स्ट हम उठाते हैं, ये लास्ट टॉपिक हम करते हैं इस लेक्चर के अंदर, सॉरी थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलिए पूरा कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। के एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे कंट्रोल करते हैं, तो देखिए गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। के कोई भी गवर्नमेंट होगी तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पार्लियामेंट के लिए। हम स्पेशली कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर जो पहले का जो 1 घंटे का टाइम होता है किसके अंदर क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने का टाइम होता है, वो क्वेश्चन आर का टाइम आता है, ठीक है। आइए सेकंड आता है हमारा इसके अंदर कौन सा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो इन दिस केस इफ़ एनी रिजल्ट रूलिंग पार्टी अनेबल टू प्रूव मेजोरिटी द होल मिनिस्ट्री हैज़ टू रिजाइन, ठीक है। पूरी मिनिस्ट्री को इसके अंदर क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना होता है। तो इसमें सी आया कौन सा, मॉनेटरी कंट्रोल। मॉनेटरी कंट्रोल, द पार्लियामेंट कैन होल्ड द स्ट्रिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट टाइड बाय वोटिंग ए कट इन एनुअल और सप्लीमेंट्री बजट के। अगर कोई पैसा पास करवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन करवाएगा, इसके अंदर पार्लियामेंट से पास होता है पैसा, ठीक है। दूसरा की ओर देखते हैं हम कौन सा, द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बोलते हैं इनको क्या, CAG, ठीक है। एक्ट एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, इसे हिंदी में बोलते हैं कौन सा, जनता के पैसे का चौकीदार। जब भी कोई गवर्नमेंट काम करती है, अपना रूल करती है, रूल करने के बाद उसकी पूरी ऑडिटिंग का काम कौन करती है, CAG काम करती है, इसीलिए बोलते हैं जनता के पैसे का चौकीदार, ठीक है। चलिए जुडिशियल फंक्शंस और जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल फंक्शंस की बात करते हैं, देखो इट कैन इम्पीच रिमूवल, ये रिमूवल का प्रोसेस है, ये प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए करना पड़ेगा कि उसके लिए इम्पीचमेंट मोशन उस जगह से पास कराना पड़ेगा। इसमें कंडीशन क्या होती है, किसी भी प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, उसको इम्पीच करने के लिए उसको कंडीशन होती है, सिर्फ एक ही होता है कि क्या किया है प्रेसिडेंट ने, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेट किया है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, रिमूव ऑफ द जजेस, जितने भी जज हैं कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के हो गए, इसके अंदर हाई कोर्ट्स के हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
सारे मतलब लोग किस तरह से हटते हैं, इम्पीचमेंट मोशन से। इसके लिए 2/3 मेजोरिटी से उस बिल को पास करवाना होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का पार्ट 2 ख़त्म हो गया। पार्ट 3 के लिए फिर से बने रहिए मेरे चैनल के ऊपर। पार्ट 3 के अंदर हम फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू।